देखें सीएसएस में अक्सर औक़ात पूछते हैं कि व्हाट इज़ रियल डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट जब लोगों तक उसके असरात पहुँचें, जब आपको पता चले कि डेवलपमेंट सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में इस वजह से नहीं हो रही कि चंद एक हाथों के अंदर सारा पैसा आ जाए। अगर तो चंद एक हाथों के अंदर सारा पैसा आ जाए तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी या एक्सट्रैक्टिव प्लान। तो इस वक्त गवादर के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव। बलूचिस्तान जो मॉडल है उसमें से पहले तो हम जो मिनरल रिसोर्सेज हैं एक्सट्रैक्ट करते थे और उनको कॉन्सेंट्रेट करते थे पंजाब और सिंध में। दिस वाज द एलिगेशन लेवल्ड बाय बलूचिस्तान पीपल। वो कहते थे कि हमारी गैस यूज़ की जा रही है सिंध में या पंजाब के अंदर। इवन सुई के एरिया में जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पे सारे घरों में गैस की सप्लाई मौजूद नहीं है। अगर तो ऐसा है तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव मॉडल ऑफ इकोनॉमी। जो एक्सट्रैक्टिव मॉडल है इकोनॉमी का उसमें हमेशा डिसकॉन्टेंट पैदा होता है और उससे रिबेलियंस जनरेट होती है। मुल्क में इक्वल प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। गवादर के अंदर भी ऐसा है। पहले तो सिर्फ हम मिनरल रिसोर्सेज की हद तक एक्सट्रैक्टिव थे, अब हमारी उनकी लैंड के ऊपर, उनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर, उनके पानियों के ऊपर ये मॉडल छा चुका हुआ है। सीपेक को शुरू करने से पहले हमने जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जो बलूचिस्तान में मौजूद है पंजाबियों, हज़ारास, पश्तून्स, बलोच के दरमियान में। बलोच ग्रीवेंसेस को ख़त्म नहीं किया गया और सबसे बड़ी रिजेंटमेंट बलोच को ये थी कि हमारी मर्ज़ी के बगैर गवादर को डेवलप किया जा रहा है और गवादर को डेवलप करने से जो लाखों की तादाद से पॉपुलेशन उस तरफ अट्रैक्ट होगी पूरे पाकिस्तान में, उससे डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगा और डेमोग्राफिक चेंज से हमारा सारा एरिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी जो गवादर के जो हकूक़ के लिए जिसको गवादर को हक दो मार्च हुआ था उसमें एक दफ़ा फिर से जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें ये बात आ रही है कि वो कौन से हकूक़ हैं जो गवादर को मिलने चाहिए। एक तो हक उनको जो वहाँ के मछेरे बैठे हुए थे, आपको पहले भी सर ने बताया होगा कि वहाँ के जो मछेरे बैठे हुए थे जो कि सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी उनकी छोटी छोटी बोट्स हैं, उनके ट्रेडिशनल नेट्स हैं, वो लेके जाते हैं और बहुत दूर पानी के अंदर भी नहीं जा सकते। वो क्या करते हैं, अपनी मछलियाँ लेके अपने घर वालों का पेट पालते हैं। इसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन वो सरप्लस में कुछ नहीं बचा सकते कि वो इसको सप्लाई कर सके मार्केट के अंदर और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। अब गवादर की पोर्ट को बिल्ड करने के साथ ही बड़े बड़े ट्रॉलर्स वहाँ पे आ चुके हुए हैं जिनके इलीगल नेट्स हैं। ऐसे नेट्स हैं जो गिल नेटर्स होते हैं और वो जब मछलियों को पकड़ते हैं तो छोटी छोटी मछलियाँ उनके साथ आ जाती हैं और वो छोटी मछलियों को बाद में ज़ाया कर देते हैं, बड़ी मछलियों को अपने पास रखते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, उसके स्टोरेज हाउसेस हैं वहाँ पर। तो even they can go deep into the waters and can get the catch। लेकिन उसके जवाब में जो मछेरे हैं उनको फिर छोटी मछलियाँ भी नहीं मिलती हैं और वो भूखे रह जाते हैं उनकी फैमिली, क्योंकि वो अपनी फैमिली को पालने के लिए ये फिशिंग कर रहे हैं और सबसिस्टेंस फिशिंग है। तो एक तो उनकी डिमांड ये थी या तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाए ऐसे मैकेनाइज्ड बोट से, और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो इन इलीगल ट्रॉलर्स, उनके नज़दीक ये इलीगल है, इन ट्रॉलर्स को मना किया जाए। हमारी सारी मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, नंबर एक। नंबर दो है वहाँ पे सोशल बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मौजूद है। वो कहते हैं पीने का साफ पानी दें, हमें बिजली दें हर घर में। अब सीपेक के पहले प्रोजेक्ट में जो कि अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है 13 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। किस में? पावर जनरेशन में। और एक उसमें से मेगावाट भी गवादर तक नहीं गया है। इसका मतलब है कि गवादर के जो गवादर सीपेक का एक मेन अहम तरीन नॉड है जो हमें कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ, और गवादर के नाम पर अगर सीपेक स्टार्ट हुआ है तो उसके अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट में जितने भी जनरेशन प्लांट्स लगे हैं उसकी सारी बिजली पंजाब इस्तेमाल कर रहा है, सिंध इस्तेमाल कर रहा है या बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें फील होती हैं उनको। फिर उसके बाद CPEC को जब स्टार्ट किया गया था तो इसको ज़्यादातर इसके ऊपर मोनोपोली आर्मी की है, मिलिट्री की है, या मिलिट्री की मोनोपोली इसके ऊपर हो तो फिर लोकल जो कंसेंसस है, लोकल ऑनरशिप इसकी डेवलप नहीं होती है। फिर जगह जगह के ऊपर कैंटोनमेंट्स बिछाई हुई हैं आर्मी ने रिबेलियन के साथ लड़ने के लिए, और चेक पोस्ट्स हैं जिसकी वजह से उनकी गुजरगाहें, उनके ट्रेड रूट्स, वो इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। फिर बॉर्डर एरियाज़ बंद हैं जहाँ पे चेक पोस्ट्स हैं आर्मी की, उनकी ट्रेड होती थी ईरान के साथ, ईरान से चीज़ें लेके आते थे, उसको बेचते थे कोयटा में या मुख्तलिफ दूसरी जगहों के ऊपर। फिर अफ़गानिस्तान में जाते थे, वहाँ पे चेक पोस्ट्स हैं, अब वो भी ट्रेड उनकी नहीं हो रही है। तो ये सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पर ये तहरीक चली, और इसको ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने बताई वो ये है कि CPEC को अपने नेशनल डिस्कोर्स में हमने गलत तरीके से ये ले लिया कि दिस इज़ गेम चेंजर। दिस इज़ नॉट गेम चेंजर। गेम चेंजर वो होती है जब हम डोमेस्टिक रिसोर्सेज से अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, क्योंकि डोमेस्टिक जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, दैट ऑलवेज लीड्स टू चेंजिंग द गेम इन फेवर ऑफ द कंट्री। लेकिन फॉरेन लोन के साथ आप जो चेंज लेके आते हैं वो बबल चेंज होती है, वो ऊपर ऊपर से चेंज ख़त्म हो जाती है। आपकी रूट्स, नींवें जब तक पक्की नहीं होंगी, और नींवें कैसे पक्की होंगी? जब आपके इंस्टीट्यूशंस एम्पावर्ड होंगे, जब आपके इंस्टीट्यूशंस रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल करेंगे, जब आपके सिविल इंस्टीट्यूशंस इतने बहादुर होंगे कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकें, जब आपके पास एक अच्छी लीडरशिप होगी, जब करप्शन के केसेस कम से कम हो जाएंगे, जब लोगों तक डेवलपमेंट के असरात जाएंगे, जिसको कहते हैं कि ट्रू डेवलपमेंट, इसको कहते हैं डोमेस्टिकली जनरेटेड डेवलपमेंट या डोमेस्टिक ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अपने रिसोर्सेज से जब हम ये सारी तरक्की करेंगे तो वो होगी गेम चेंजर। बाहर के रिसोर्सेज से करेंगे तो इसका मतलब क्या है? टूटे फूटे इंस्टीट्यूशंस, करप्शन ज़्यादा हमारी ब्यूरोक्रेसी, वही दोबारा से डिलेज और रेड टेपिज्म, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स नहीं है, लोगों की पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं है, तो फिर क्या होगी? इसके कोई असरात नीचे तक सीप नहीं कर पाएंगे। जब तक नीचे तक सीप नहीं कर जाएंगे, लोगों के चेहरों के ऊपर स्माइल नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, आपकी ये सारी की सारी डेवलपमेंट धड़ाम से गिर जाएगी। ठीक है, तो ये था जो डेवलपमेंट वहाँ पे जारी थी।